मतलब मैं आगे देख रहा हूँ तो सारे ही प्रिविलेज हैं। तो मैं अपनी कहानी सुना देता हूँ। मैं भी यहीं देहरादून का पढ़ा हुआ हूँ। फादर मेरे पहले आर्मी में थे, तो जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी और स्कूल नहीं होते थे तो हम वहाँ चले जाते थे उनके साथ में। कुछ जगह जहाँ पे पोस्टिंग होती थी और स्कूल नहीं होते थे तो वापस देहरादून आ जाते थे। तो ऐसे ही मैं फाइनली देहरादून में मैंने हाथी बड़कला सेंट्रल स्कूल से 10th करा, और 10th में मेरे मैथमेटिक्स में 150 में से 150 नंबर आए। फिर मैं गया डीएवी इंटर कॉलेज, मैंने वहाँ से 12th करी तो मेरी सप्लीमेंट्री आई, और मैंने पहली बार जब बीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मैं फेल हो गया। इंडियन आर्मी को लगा कि मैं सबसे बढ़िया हूँ वहाँ पे सेलेक्ट होने के लिए। इंग्लिश बोलने में मैं घबराता था, तो जब एसएसबी में मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मेरे को इंटरव्यू ऑफिसर को बोलना पड़ा कि सर मैं अपने आइडिया ना ठीक से कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ? पर शायद मेरा कॉन्फिडेंस देख के उन्होंने बोला हिंदी में बात कर ले। ऐसी एक चेयर लगी हुई थी, उसमें बैठा हुआ था मैं, और मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि क्या मैं अपनी चेयर आगे लेके आ सकता हूँ, ताकि जो टेबल है उसके नीचे मैं छुप जाऊँ। वो भी मेरे को परमिशन मिल गई और मैं सेलेक्ट हो गया, और मेरे को गढ़वाल राइफल्स में कमीशन होने का मौका मिला। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये जो पीछे बैठे हैं हमें, इनको पता है मज़ा अगर है तो 2 रंगों में है हिमालय में, या तो भगवा रंग और एक उससे बड़ा है वो है ऑलिव ग्रीन रंग। और ऑलिव ग्रीन के ऊपर कुछ नहीं है। मेरे को 27 साल उस वर्दी में नौकरी करने का मौका मिला। पता है जब एकेडमी में गया ना मैं, तो मैं तो अपने को पहले ही 2nd लेफ्टिनेंट ऑफिसर समझ रहा था, और जब मैं पहुंचा वहाँ पे और इमीडिएट जो 2nd टर्मर था उसने देखा नया मुर्गा आ रखा है, तो मैं तो अफसर सोच रहा था और हमारा तो कुछ और ही रगड़ा शुरू हो गया। और फिर वो पूरे 1.5 साल का जो टेन्योर था वो सब का रगड़ा ही चलता रहा। आज बाहर बहुत अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं। कहते हैं ये किताबें जो है ना फौज में पढ़ाई नहीं होती, ये सारी किताबें फौजी ही सबसे बढ़िया लिख सकता है। और उसका एक उदाहरण मैंने वहाँ पे देखा कि हमारी क्लास चलती थी, चाहे टैक्टिक्स की होगी, चाहे मोटिवेशन की होगी, चाहे नॉर्मल जनरल नॉलेज की होगी। तो एक क्लास में ना जैसे चौक का बॉक्स होता है, आधे से ज़्यादा चौक का बॉक्स टीचर पढ़ा पढ़ा के ख़त्म कर देता था। लेकिन वो पता किस पे करता था? हम सब सो रहे होते थे, वो चौक मार मार के उठाता रहता था हमको, और उस तरीके से हमारी पढ़ाई होती थी। पूरे टाइम जो रगड़ा था, समझ में आता है कि जब हम एकेडमी से पास आउट हुए तो उसके बाद ना मैं आऊँगा, मेरा कोर्समेट है, मेरा कोर्समेट जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, मैं अरुणाचल में पोस्टेड हूँ, मेरी बहन की शादी है। शायद ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो ज़रूरतें होती हैं नौकरी की, उसकी वजह से मैं छुट्टी जाने से मना करूँ। लेकिन अगर मेरे कोर्समेट की बहन की शादी होगी तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ये बॉन्डिंग, वो जो रगड़ा वहाँ पे हमें सिखाया गया, वो जो हमारे अंदर एक आपस की भावनाएं जो भरी गई, वो ना एक आज तक हमारे सबके बीच में रहता है, और उसी को बोलते हैं कोर्समेट्स। तो कोर्समेट से बढ़िया कोई भाई नहीं है, कोई मदर फादर नहीं है, जो उनके साथ जो रिलेशन बनते हैं। मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही, मेरे को ना इंडियन आर्मी में जाने के बाद में अलग अलग तरीके की ट्रेन तो देखने को मिली, मौके भी बड़े अलग मिले। आज जहाँ पे कहते हैं कि हिजबुल्ला, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमको तो एक्स्ट्रा तनख्वाह में वहाँ भेजा गया यूएन मिशन में। यहाँ तो जितने बैठे हैं सर आगे, ये तो 2-2 3-3 बार जा रखे हैं, उस वाली सीनियोरिटी और वो वाले इनका बैकग्राउंड रहा है। पर मेरे को उस जगह मौका मिला जहाँ पे आज मैं तारीफ से बोल सकता हूँ, ये इजराइल का जो इशू है ना, ये हमसे क्या पूछ रहे हो, हम तो वहाँ पे नौकरी कर चुके हैं। और नौकरी क्या कर चुके हैं? अलग से तनख्वाह मिल रही है हमको। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, आज इतने सारे लोगों में काबिलियत है, लेकिन इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि 30-30, 40-40 लाख रुपए लगते हैं। हमको 2-2 बार इंडियन आर्मी भेज रही है और उसमें भी तनख्वाह दे रही है, और वहाँ पे कहीं रेस्क्यू कर रहे हैं तो उसके लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। वो वाले मौके मेरे को मिले। उसमें जो सीखने को मिला, कहते हैं कि
बंदूक हथियार ये जो है ना, इससे दूर रखना चाहिए हमें। हमें आज पीस इंश्योर करनी चाहिए। लेकिन एक हम ही हैं जिनको कि गोली मारने का अधिकार ही राष्ट्रपति ने दे रखा है कि तुम गोली मारोगे, दूसरे देश वाले को मार करके उसको भी, उसके जो कुकर्म है, जो उसके खराब कर्म है, उसको फिर भी मौका दे रहे हो उसे मार करके कि वो अपने देश के लिए शहीद कहलाएगा। और अगर अपने को गोली लग गई तो कोई ना कोई तिरंगे में ही लिपट करके आ रहा है। ऐसी वाली नौकरी जो है ना, उसमें मेरे को हर प्रकार के एक्सपीरियंस किस्मत से मिले। मेरे को याद है शोपियां पुलवामा जो फेमस जगह है, वहाँ पे एक ऑपरेशन था, 2 टेररिस्ट थे, पूरा घेरा हुआ था उनको और एक गांव के अंदर, और उसमें ना टेररिस्ट को मारने का प्रयास चल रहा था। कोशिश ये भी करती है फौज कि खाली आतंकवादी मारा जाए, घर पे भी कोई नुकसान ना हो, अगल बगल भी कोई डैमेज ना हो, प्रयास अपनी तरफ से रहते हैं। वही कोशिश चलती रही। फाइनली वाकई शायद मर गया होगा तो एंटर करना था रूम एंटर करने के लिए। आज हम तो खूब गाथाओं से सुनाते हैं वो किस्सा। मैं मेजर अजय कोटियाल था, मेरे साथ एक था मातबर सिंह। तो हम दोनों ने कहा कि हम अंदर जाएंगे और जाकर के देखेंगे, कंफर्म करेंगे कि क्या कंडीशन है उसकी। वैसे भी गोलियां तो बहुत इतनी देर से मार रहे हैं तो लगी गई होंगी, नहीं भी होगा तो जाकर के मार देंगे। अंदर पहुंचे तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। गोली मारी, 1 गोली मारी, 2 गोली मारी। अब कंफर्म हो गया कि वो वाकई में मर चुका है। फिर भी उसके सर पे भी मारी, पेट में मारी, पाँव में मारी। टोटल कंफर्मेशन जब हो गई तो तब फिर मैं और मातबर आगे गए। तो मातबर पीछे वेपन से यकीन कर रहा है कि कहीं किसी जगह पे कहीं ऐसा कोई टेररिस्ट तो नहीं है जो हमने देखा नहीं है, वो कवर कर रहा है मेरे को। और मैं जा कर के उस टेररिस्ट को, उसकी बॉडी को मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही उसकी बॉडी खींची तो वो ना पलटी बॉडी उसकी। तो यहाँ पे उसके एक ग्रेनेड था और उसने क्या कर रखा था, ग्रेनेड, जैसे ग्रेनेड क्या होता है कि जब हम ग्रेनेड की पिन निकालते हैं और उसे छोड़ देते हैं तो ग्रेनेड ना 4 सेकंड या 7 सेकंड में अलग अलग मेक्स होते हैं, वो इग्नाइट होके फट जाता है। अब वो टेररिस्ट के पास ग्रेनेड, उसने पिन निकाल रखी और पूरा उसे बांध रखा। जैसे ही मैंने खींचा तो टड़ांग आवाज आई, वो ग्रेनेड चार्ज हो गया। और वो हरे रंग का ग्रेनेड होता है, पाकिस्तानी टेररिस्ट लेके चलते हैं, पता नहीं चाइनीज है कि अफगान का बना हुआ है। अब मेरे को पता था ग्रेनेड ने फटना है, मैंने पूरी कोशिश करी कमरे से भागने की, ग्रेनेड फट गया। 2 स्प्लिंटर लगे, आज भी मेरी बॉडी में है वो दोनों स्प्लिंटर। पता भी नहीं चला कि कब वो स्प्लिंटर लगे। मतलब वो सबके अंदर जज्बा था कि हमने 2 पाकिस्तानी घेर रखे हैं और मार रहे हैं। उसके बाद आज तक मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर है वो स्प्लिंटर, और कभी जहाज से जाता हूँ तो होता है ना वो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, तो मैं जानबूझ के अपने पाँव को आगे करता हूँ ताकि वो चेक करेगा तो आवाज़ आएगी, और आवाज़ आएगी तो पूछेगा क्या है ये, और फिर मैं उसे किस्सा बताऊंगा अपना। तो पहले तो ये किस्से बताने में बड़ा मज़ा आता है। एक बार किस्सा बताया, मज़ा आया। दूसरी बार वो हर बार क्या करते थे, वो पकड़ के लेके जाएंगे और वो जहाज जो है स्ट्रैंडेड हो रखा है वो आपका थोड़ा वो चेक करने में लगे हुए। अब होता है कि अब हम थोड़ा पाँव पीछे रखते हैं कि कहीं चेक ना हो पाए। पर वो किस्मत आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर के मेरे को बोलने का मौका इससे मिल रहा है क्योंकि मैं उस पलटन, उस रेजिमेंटेशन, उस हरी वर्दी वाला था जिसने वो पाकिस्तानी आतंकवादी मारे थे। मेरे को याद है जब पहली बार एक ग्रुप को लेकर के हम 2 टेररिस्ट को फॉलो कर रहे थे पीर पंजाल में, टेररिस्ट दिख गए तो सबसे ना बढ़िया हथियार इंडियन आर्मी का होता है लाइट मशीन गन, ऑटोमेटिक वेपन। 500 गज तक आप दोनों आंखें बंद करो और ट्रिगर दबा दो तो उसमें ना 28-30 राउंड जो होते हैं, एक तो लगेगा 500 गज तक, और 50 गज पे 2 टेररिस्ट एक एम्प्टी हट, जिसको ढोक बोलते हैं, जिसको हमारे यहाँ पे पहाड़ में जो भेड़ बकरी ऊपर लेके जाते हैं जिसमें वो रखते हैं, वैसी हट के अंदर वो टेररिस्ट 50 गज पे। मेजर अजय कोटियाल, नया नया मैं माउंट एवरेस्ट से आया था, वैसे ही अपने को ना हीरो और तगड़ा समझता था। मैंने कहा मैं मारूंगा, लगाई लाइट मशीन गन। आतंकवादी अब जब बिल्कुल टारगेट निशाने में आ गया तो उसे इशारा करा गया, हेलो आजा। जैसे अभी अशोक सर, डीजी अशोक सर जब बता रहे थे कि हम कोशिश करते हैं कई बार गलत इंसान को भी जिंदा रखने की कि हो सकता है कोई जानकारी दे दे,
तो हमारे दिमाग में भी था अगर आ जाएगा तो हो सकता है ये तो 2 ही हैं, कुछ और खबर मिल जाएगी, कुछ और हाइड आउट की जानकारी मिल जाएगी, इनके इन्फिल्ट्रेशन के रूट क्या होते हैं उसकी खबर मिलेगी। अब वो टेररिस्ट मेरी तरफ आना शुरू हुआ, हम एक पत्थर के पीछे, अब मेरे साथ पूरी सेना, मतलब ऐसे नहीं मैं अकेला हूँ, वेपन भी पूरा तैयार है। अचानक वो मुड़ा और भागना शुरू हो गया, तो मैंने पीछे से फायर शुरू कर दिया। 28 गोलियां पूरी फायर कर दी, एक भी नहीं लगी उसके। मैंने दूसरी मैगजीन लगाई, फिर पूरी 28 गोलियां फायर करी, फिर उसके एक नहीं लगी और वो भागे जा रहा है। उसके बाद जब तीसरी मैगजीन लगाई, 3 या 4 राउंड मैंने फायर करे होंगे, तब तक ना वो कूद करके और टाटा बाय बाय अजय कोठियाल जी, और निकल गया वहां से। हमारी जो टीम थी, इन्होंने घेर करके दूसरे वाले को मारा और मेरा हौसला बढ़ाया कि सर ये कोई बात नहीं, अभी तो हम और ज़्यादा बड़े ऑपरेशन के लिए तैयारी करेंगे और ट्रेन होंगे। ट्रेनिंग कैसे हुई? इन्होंने मेरे को सिखाना शुरू करा कि लोकल गांव वालों के साथ में इंटरेक्ट करो, लोकल जो लोग हैं उनके पास जो जानकारियां हैं वो आपको ना अपने आप बताएंगे कि किस प्रकार से हमें एम्बुश लगाना चाहिए। और लोकल गांव वालों से जानकारी किस प्रकार से मिलनी शुरू हुई? हम किसी गांव से निकलते थे, बिल्कुल रात के टाइम पे, आवाज करे बगैर पाँव की, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन कुत्ते भौंक जाएं और हमारी आइडेंटिटी अपने आप ही लगना शुरू हो जाए कि ये तो अब पता चल गई है कि हम निकल रहे हैं गांव से, किसी जगह एम्बुश के लिए जा रहे होंगे। हमारे लड़कों ने मेरे को सिखाना शुरू करा। गांव वालों को बुलाया गया, उनसे पूछा कि हाँ भाई बता, तुम लोग जब गांव में घूमते हो तुम पे कुत्ते नहीं भौंकते, तुम्हें तो पहचानते हैं, तो या तो तू हमारे साथ चल या तरीका बता। वो कहता आप लोग ना एक तो रोज नहाते हो, ऊपर से वो परफ्यूम लगाते हो, आप अपने साथ पैकिंग खाना लेके जाते हो, तो आपकी पूरी में आलू की सब्जी होती है, उसमें टमाटर भी होते हैं, उसमें प्याज के भी वो होते हैं टेस्ट को बढ़ाने के लिए। कहता ये सारे तो कुत्ता 5-5 किलोमीटर तक ढूंढ लेता है, तो आपको तो ढूंढना कौन सा मुश्किल है। उनके सिखलाई पे हम सब के सब 1 हफ्ते तक नहीं नहाए। पूरी हमने बिल्कुल सूखी पूरी वो ली और फिर हमने ना एक ट्रायल के लिए हम गांव के बीच से निकले। अच्छा कुत्ता हमको देख रहा था और भौंक नहीं रहा था, वो कह रहा था ये तो हमारे ही आदमी है। तो ऐसे करके जब सीखना शुरू हुआ तो हमें एम्बुश लगाने का तरीका भी आ गया। और एम्बुश लगाने का तरीका कैसे आया, एक शिकारी से पता चला जब उसने बोला, कहता है आतंकवादी कहाँ पे घूमेगा? उस इलाके में घूमेगा जहाँ पे कि फौज एम्बुश नहीं लगाएगी, जहाँ पे कोई इंसान अगर उनको देख लेगा तो शायद खबर कर दे, मुखबरी कर दे। तो कहता है वो इलाका कौन सा होगा जहाँ पे कि जंगली जानवर घूम रहे होंगे, क्योंकि जंगली जानवर वहाँ घूमेगा जहाँ इंसान नहीं होगा। और जंगली जानवर कहाँ घूम रहे होंगे? जहाँ पे कि शिकारी उन्हें ढूंढने जाएगा। वो शिकारी को पता है। शिकारी ने हमें एम्बुश में 2-3 बार बिठाना शुरू करा और उसके बाद इतना क्लीन ऑपरेशन हुआ। 60 टेररिस्ट आए, हम 6 लोग थे, हमने सिंपल एम्बुश लगाया, 16 गोली फायर करी, 7 के 7 आतंकवादी मारे गए। और उसके बाद 4 गढ़वाल राइफल ने मेजर अजय कोठियाल का उस ऑपरेशन के लिए नाम आगे कर दिया, जिसमें कि मेरे को कीर्ति चक्र मिला। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है मेरे, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहे और इन्हीं एक्सपीरियंस का मेरे को आज तक मज़ा आता है कि मेरे को मौका मिलता है। आज जैसे आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, बोलने का मौका मिल जाता है। केदारनाथ पुनर्निर्माण जो हुआ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, ना मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, एक इन्फेंट्री पलटन जो बंदूक चलाना सिखाते हैं जिसको, उसका हूँ। और जब सारे लोग भाग रहे थे केदारनाथ से नीचे 2013 में डिजास्टर के बाद, तब मेरे को बोला गया कि आप क्या इसको ट्राई कर सकते हैं पुनर्निर्माण के काम को या यात्रा को दोबारा शुरू करने को। तो हमारे मुंह से तो एक ही चीज़ निकली, सर ये तो मज़ा आ गया, हम तो ऐसी जगहों पे सबसे बढ़िया है जहाँ पे हमारा कंपटीशन इंसानों से ना हो। इंसानों से कंपटीशन शायद फौजी का ना एकदम से हो नहीं पाता है, वो कोई भी काम अगर सिविल उसमें करेगा तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। केदारनाथ पुनर्निर्माण हुआ, फौजी तरीके हमने ट्राई करे और वही कामयाब होते गए। छोटे छोटे बच्चों के आइडिया लेते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे तुम बैठे हो, मेरे को याद है जब एक लड़का था मेरे साथ में, गोरखा नेपाल का, दीपक मगर, तो एक दिन मैं उसको अपने साथ में मेरे साथ साथ चल रहा केदारनाथ मंदिर के पास। तो मैंने कहा ये मंदिर का नाम क्या है? उसने बड़े जैसे होता ना जानकारी पूरी, उसने कहा ये मंदिर को नाम हो केदारनाथ। मैंने कहा अंदर कौन से भगवान जी हैं? था चाइना, मालूम ही नहीं है। इतने टाइम से वो वहाँ पे वो कर रहा है।
तो मेरे को ऐसे ही लगा कि चलो इससे पूछता हूँ। मैंने कहा काठमांडू में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? कहता पशुपतिनाथ। मैंने कहा उसके अंदर कौन सा भगवान है? हो सकता है कि अब कनेक्ट करूँगा इसको। कहता वो भी मेरे को मालूम नहीं है। तो मैंने उसे बोला इसके अंदर ना विष्णु जी रहते हैं, शिव का मंदिर है, विष्णु जी रहते हैं। अब कोई 1 महीने के बाद में एक हमारे आदर्श हैं उत्तराखंड में, नरेंद्र सिंह नेगी जी, जो अपने गीत से बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं। तो हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी को बुलाया केदारनाथ कि हमारी टीम को आकर के थोड़ा मोटिवेट करेंगे। तो मैं नेगी जी को समझा रहा था, मैंने कहा भाई साहब ये है मेरे साथ टीम जो पुनर्निर्माण कर रही है, इसका नाम है दीपक। और इसको जब मैंने पूछा कि ये मंदिर का नाम क्या है, तो इसने बड़े जोश से बताया कि इसका